हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 16 पानी की कहानी के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक पेड़ की झाड़ी के पास से गुजर रहा था, तभी एक ओस की बूंद उसकी कलाई से सरक कर उसकी हथेली पर आ गई। तो ओस की बूंद कहाँ मिली? तो लेखक जब झाड़ी के पास से निकल रहे थे किसी पेड़ के पास से, तो वहां से ओस की बूंद टपकी और उनकी हथेली पर, उनके हाथ पर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस की बूंद को क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो क्रोध और घृणा, क्रोध का मतलब गुस्सा होता है, घृणा होता है किसी चीज, कोई आपको चीज अच्छी ना लग रही हो। तो ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी थी? तो इसका आंसर है, ओस की बूंद जब धरती पर घृणों का हृदय टटोलते फिर रही थी, तभी निर्दयी रो ने उसे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लिया और वह उसकी जैसी कई बूंदों को खा गए और अधिकांश का सब कुछ छीनकर बाहर निकाल दिया। यह पेड़ ऐसे ही बड़े नहीं हुए, इनको बड़ा करने में बूंद के असंख्य बंधुओं अपने प्राण नष्ट किए हैं। स्वयं बूंद भी पेड़ की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचने के लिए 3 दिन तक संघर्ष करती रही। यह सोचकर वह क्रोध और घृणा से कांप उठी। तो देखिए यही है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा मतलब गुस्से से इसलिए भर गई क्योंकि वो धरती का हृदय मतलब इधर उधर घूम रही थी, धरती का हृदय टटोल रही थी, मगर जो रोए होते हैं उन्होंने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया और उनका सारा का सारा जो भी कुछ था ओस की बूंदों में वो सब कुछ निकाल करके पी गए और बाकी चीज़ें बाहर फेंक दी। और पेड़ भी जो है वो ओस की बूंदों की मदद से ही, मतलब पानी की बूंदों की मदद से ही तो बड़े होते हैं। और एक ओस की बूंद जो है वो जड़ से आगे ऊपर उसको तने तक पहुँचने में भी 3 दिन का संघर्ष करना पड़ा था। तो मतलब वो क्या ढूंढ रही थी और जो रोए ने उसको अपने अंदर खींच लिया, इस वजह से ओस जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा, मतलब जो उससे पहले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत दिन पहले हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थे। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन लपटों के रूप में, लपटें होती है ना, मतलब ऐसे ही घूम रहे थे अकेले अकेले, लपटों के रूप में विद्यमान थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अकेले अकेले घूम रहे थे। एक बड़े पिंड की आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप सूर्य का कुछ अंश टूटकर अलग हो गया। तो एक बड़े पिंड मतलब एक बहुत ही कोई बड़ी सी चीज सूरज से आकर के टकराई और सूरज का एक पार्ट अलग हो गया। यह टूटा भाग एक ग्रह बना जो ठंडा होता चला गया, और एक भाग जो सूर्य से अलग हुआ था वो घूमते घूमते अलग हो गया और ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद वो ग्रह बन गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रासायनिक के कारण उनका प्रत्यक्ष अस्तित्व में आया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फिर साथ में मिले और पानी की उत्पत्ति हुई। तो हाइड्रोजन, देखिए पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O क्या मतलब, 2 हाइड्रोजन मिलते हैं और 1 ऑक्सीजन मिलती है, तो क्या बनता है, तो वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है साथ में मिले और पानी बन गया, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी का पूर्वज कहा गया। क्यों? क्योंकि पहले हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, ये दोनों मिले, 2 हाइड्रोजन मिले और 1 ऑक्सीजन मिला, तो H2O यानी कि वाटर यानी कि पानी बन गया, इसलिए पुरखा कह दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो पानी की कहानी जो चैप्टर है इसमें पानी का पूरा जो जीवन है उसकी कहानी के बारे में हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो पानी की कहानी, अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें रासायनिकता के कारण अपना अस्तित्व खो दिया। प्रत्यक्ष अस्तित्व, प्रत्यक्ष मतलब जो पहले थे ना उस वैसा अस्तित्व खो दिया और अलग बन गए। तो हजारों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें रासायनिक तत्व थी, अलग अलग थी, मगर फिर उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया। पृथ्वी गर्म हुई और पानी भाप के रूप में पृथ्वी के आसपास बना रहा। फिर पृथ्वी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई और पानी भाप मतलब वाटर वेपर के रूप में पृथ्वी के आसपास वाटर वेपर्स बनी रही।
इसी भाप में अत्यधिक ठंडा होने से यह ठोस के रूप में जम गई। और वो भाप जो थी, जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया और ठोस हो गया काफ़ी ज़्यादा और जम गया। और फिर बर्फ़ के पिघलने वाली पानी का जम हुआ और फिर वो जो बर्फ़ का गोला बन गया था, ठोस हो गया था। फिर जब थोड़ी गर्मी बढ़ी तो वो बर्फ़ पिघल गई और पानी बन गया। पानी की जन्म यात्रा का वर्णन। पानी पहले वायुमंडल में भाप के रूप में विद्यमान था। पानी कैसा था पहले वायुमंडल में? भाप के रूप में विद्यमान था, भाप के रूप में था। यह भाप ठंडी होकर पहाड़ों पर जम गई। तो ठंडी हुई और पहाड़ों पर ये भाप जम गई बर्फ के रूप में। कुछ समय के बाद बर्फ के नीचे की ओर खिसकने के कारण यह बहती हुई सागर में पहुंच गई। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद ये नीचे की तरफ खिसकती गई और ये सागर के रूप में, मतलब सागर तक जहाँ पहुंची। गर्म धारा के प्रभाव से यह पिघलकर समुद्र में जल में मिल गई। और फिर गर्म धारा मतलब जब गर्म हवा चली तो ये जो बर्फ थी ये पिघल गई और समुद्र में मिल गई। यह पानी ज्वालामुखी के लावों के साथ बाहर आया। फिर पानी ज्वालामुखी के लावों के साथ भी बाहर आया और फिर भाप के रूप में वायुमंडल में पहुंच गया। वहां से यह वर्षा के रूप में नदियों में आया और जो ज्वालामुखी में से भाप निकली लावा के साथ ये बाहर आया, फिर वायुमंडल में मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। और वहाँ से भाप जो जब थोड़ा ऊपर जाके ठंडक हुई तो वर्षा के रूप में, बारिश के रूप में ये नीचे आ गया और नदियों में मिल गया। नदियों में आया पानी नालों में पहुंचा और पानी जो नदियों में आया था वो नालों में पहुंच गया। वहाँ से टपक कर वह ज़मीन पर आया, फिर ज़मीन पर भी आ गया। वह पानी वृक्ष की जड़ों से अवशोषित होकर वृक्ष की पत्तियों से वाष्पोषित होकर उन्हें वायुमंडल में मिल गया। तो मतलब वाटर साइकिल के बारे में पूरा का पूरा बताया गया है, बस वाटर साइकिल को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो पानी ज़मीन में था वो पानी जड़ों में गया, पेड़ों की जड़ों से वो पानी पत्तियों में गया और पत्तियों से फिर से इवापोरेट हो गया, मतलब वाष्पोत्सर्जन। वाष्प होती है जो हमारी गैस होती है ना, वाटर वेपर्स होती है, वाष्पोत्सर्जित मतलब वाष्प बनकर जो है गैस बनकर वो उड़ गया पेड़ों की पत्तियों से और वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में फिर से जा कर के मिल गया। तो ये पूरी जो पानी की कहानी है चैप्टर, उसकी पूरा का पूरा एक सार सा बता रखा है, एक छोटी सी समरी, पूरा वर्णन हमें बताया है पानी के जीवन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो कहानी आपको पढ़नी है, तो स्टार्टिंग में और एंड में जब वो अपनी आप बीती सुना रही थी तो वो किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, मतलब किसका वेट कर रही थी। तो इसका आंसर है ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्यमंडल की प्रतीक्षा कर रही थी। किसकी? सूर्यमंडल की, सोलर सिस्टम की प्रतीक्षा कर रही थी, मतलब वेट कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। जो समुद्र तट के किनारे बसे होते हैं शहर, उसमें ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी रहती है। जहाँ पर जिस एटमॉस्फेयर में हमेशा वाटर वेपर बनी रहेगी ना, तो वो क्या करेगी, वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर समा लेती है। तो ना ही वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ना ही बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ेगी। गर्मी तो फिर भी पड़ सकती है बट ठंड तो बिल्कुल नहीं पड़ती है। जो तटीय इलाके होते हैं जैसे कि हमारे देश में केरला, मुंबई वगैरह, वहाँ पे कभी ठंड नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं। क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है, जानकारी प्राप्त करिए। तो पेड़ के नीचे फव्वारा तो होता नहीं है, तो फिर उसकी जड़ों में पानी कहाँ से आता है। वनस्पति शास्त्र मतलब एग्रीकल्चर में आप इसे क्या कहते हैं तो वो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुँचता है क्योंकि पेड़ की जड़ें व तने में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं। तो जाइलम आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम नाम की जो है वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो पानी जो होता है ना वो जो ज़मीन में होता है वो जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से जड़ से लेकर के पत्ती तक पहुंचता है। एक सक्शन टाइप का क्रिएट होता है, ये एक सक्शन जैसा खिंचाव सा क्रिएट करते हैं और पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में
संवहन ट्रांसपिरेशन कहते हैं, संवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इस क्रिया को जानने की विधि इस प्रकार है। देखिए, कांच का एक बीकर लें। कैसे जान सकते हैं? कांच का एक बीकर लेना है और उस पर नीले, लाल या नारंगी रंग का पानी डालें। नीले कलर का, लाल कलर का या फिर नारंगी, ब्लू, रेड या वॉयलेट कलर का आपको पानी डालना है। अब सफ़ेद फलों वाला एक पौधा बीकर में रखें। सफ़ेद फूलों वाला, फल नहीं फूल, जैसे कि चमेली का फूल वाला पौधा रख दें। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि संवहन प्रक्रिया के कारण रंग युक्त फूलों की कोशिकाओं में दिखाई देने लगेगा। तो बीकर आपको लेना है और उस बीकर पर लाल मतलब जो पानी है ना वो कौन से कलर का डालना है? ब्लू, रेड या फिर वॉयलेट कलर का। फूलों की पत्तियां जो है या फिर फूल जो है वो आपको कैसा होना चाहिए? वाइट कलर का। तो आप कुछ देर में देखेंगे कि जो पानी उसमें ऊपर चढ़ रहा होगा ना, अब वो पानी तो कलर वाला है, तो पत्तियां जो है या फिर जो जड़ें, जो तने वगैरह हैं वो आपको कलरफुल दिखने लगेंगे। तो इससे आप कैसे बता सकते हैं कि संवहन या फिर पेड़ों में ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ये हम लोग का चैप्टर था। इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए पानी की कहानी के। कैसा लगा वीडियो आपको बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।